हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको बताऊंगी डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, स्टडी बूस्टअप होती रहे। तो आज मैं आपको बताती हूँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक की पहली क्लास है। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली बातें मैं आपको बताऊँगी इस क्लास में, विद रीजंस हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। तो हम रियल लाइफ में 3 वर्ड्स को सिनोनियम्स ले लेते हैं, यानी कि एक ही मीनिंग निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं नीड, डिज़ायर एंड वांट। ये रियल लाइफ में हम अक्सर तीनों वर्ड्स को सिनोनियम्स में ले लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों वर्ड्स का जो अलग मीनिंग है, एक अलग डेफिनेशन होती है। नीड, डिज़ायर और वांट को अलग अलग माना गया है। जैसे नीड में क्या होता है कि ज़रूरत है, जो मेरी बेसिक नीड होती है, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। ये वो ज़रूरत होती है जो हर एक इंसान को पूरी करनी ज़रूरी होती है, नीड होती है, ये उसकी बेसिक नीड है, जिसके बिना एक इंसान का जो जीवित रहना मुश्किल है। उसके बाद आते हैं डिज़ायर। डिज़ायर क्या होती है कि ये मेरी विशफुल थिंकिंग है। आप कहते हैं कि काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास वो हो। तो जो भी मेरी डिज़ायर्स होती हैं वो मेरे लिए क्या होती हैं, विशफुल थिंकिंग होती हैं, कि मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, उसे बोलते हैं विशफुल थिंकिंग यानी डिज़ायर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हमें डिज़ायर है कि कलर टीवी ख़रीदना है, लेकिन कलर टीवी ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये क्या, जस्ट मेरी विशफुल थिंकिंग बन के रहेगी कि मेरी विशफुल थिंकिंग है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कलर टीवी ख़रीद लूँ, लेकिन मैं ख़रीद नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या, जस्ट ये मेरी डिज़ायर है। वांट में क्या होता है, वांट में मेरे पास पैसा तो होता है लेकिन मैं उसको खर्च करने के लिए रेडी नहीं होती। जैसे अब मैंने कलर टीवी ख़रीदना है, मेरे पास पैसा है कलर टीवी को ख़रीदने के लिए, लेकिन मैं कलर टीवी ख़रीदने के लिए खर्च नहीं करना चाहती उसको। तो ये होती है वांट। यहाँ पे तो मेरे पास पैसा ही नहीं था, यहाँ पे मेरे पास पैसा है लेकिन मैं उसको कलर टीवी के ऊपर खर्च नहीं करना चाहती। तो ये जस्ट मेरी वांट बन जाती है। अब डिमांड क्या होती है, डिमांड का मतलब होता है कि जब मैं रेडी हो चुकी हूँ ख़रीदने के लिए कलर टीवी को, और मेरे पास कलर टीवी को ख़रीदने के लिए पैसा भी है कि मैं उसको पे कर सकती हूँ, विलिंगनेस टू पे भी है मेरे पास। यानी कि मेरी डिज़ायर है कि मैं ख़रीदूँ कलर टीवी, और उस कलर टीवी को ख़रीदने के लिए मेरे पास विलिंगनेस भी है कि मैं हाँ पे कर सकती हूँ, मैं उसको कलर टीवी को ख़रीदने के लिए पैसा। तो वो मेरी क्या हो जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी डिज़ायर है जो। अब हम 2 कंसेप्ट को अक्सर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक यूज़ किया जाता है डिमांड, एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब हम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए रेडी होते हैं तो वो हमारी डिमांड कहलाती है। यानी कि डिफरेंट प्राइजेज़ पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम बाय करने के लिए रेडी होते हैं तो वो हमारी डिमांड कहलाती है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होते हैं कि जब हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पार्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदने के लिए रेडी होते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर प्राइस पे एक पार्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिमांड कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, तो जस्ट क्या बन जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड बन जाती है। तो इस तरीके से ये जस्ट बेस था डिमांड का कि डिमांड होती क्या है। अब मैं आपको जो मेन कंसेप्ट है, जो हमारा क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड में बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ को बेस से लेकर के एंड तक मैं आपको हर एक चीज़ है जो क्लैरिफाई करवाऊँगी। मीनिंग क्या होता है इसका और क्या ये इम्पैक्ट डालता है लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड में जस्ट डायरेक्शन बताई जाती है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ा डिमांड कम। ये हमें ये नहीं बताता कि प्राइस अगर 10% बढ़ गया है तो डिमांड कितने % कम हो जाएगी, ये वो रेशो नहीं बताता।
जस्ट ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन प्राइस बढ़ा डिमांड कम। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल जो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो टमाटर के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। टमाटर के रेट बढ़ने से लोगों ने क्या किया, उसकी डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। तो ये किस में आता है, लॉ ऑफ डिमांड में, कि हमें डायरेक्शन पर चलती है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स का क्या रहना है, इक्वल रहना है। सिर्फ यहाँ रिलेशन किसके बीच में बताएंगे, प्राइस और डिमांड के बीच में, बाकी अदर थिंग्स को क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानेंगे। कहते हैं गुड एक्सटेंड विद अ फॉल इन प्राइस, कहता है गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी जैसे उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम, मतलब प्राइस महंगा हो गया, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे अगर प्राइस सस्ता हो जाएगा डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मैं आपको नोटबुक पे बताती हूँ कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों, समझना ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट करता है। इकोनॉमिक है जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइस है और हमारी जो डिमांड है, प्राइस मान लो 2, 4, 6 हो गया, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। प्राइस के बढ़ जाने से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो 6, 4, 2 हो गई है। यहाँ पे जो हम देखते हैं यानी कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस के बढ़ जाने से इफ़ेक्ट क्या पड़ा, डिमांड कम हुई। अब यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। क्या यहाँ पे हमें ये थोड़ी पता चलेगा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि कितनी रेट से बढ़ी है प्राइस और किस रेट से डिमांड हुई है कम, वो रेट नहीं पता चलती, जस्ट हमें डायरेक्शन पता चलती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, जस्ट हमें डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई है। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ा डिमांड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी है, कम हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि आप जानते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का रिलेशन ये क्या है कि अपोजिट रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस जैसे बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स कहती है प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी प्राइस क्या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइस पहले बढ़ता है फिर डिमांड कम हो रही है। यानी कि प्राइस तो इंडिपेंडेंट है, डिमांड क्या प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिमांड क्या है, डिपेंड है प्राइस के ऊपर। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स में हम दूसरी चीज़ें, जो यहाँ सिर्फ दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं हम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जो बाकी अदर थिंग्स उसको मानते हैं कि वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि जितने भी लॉ बच्चों बनाए जाते हैं ये लोगों के यानी कि एक्सपर्ट्स के, इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस होते हैं। ये लॉ जो लागू होते हैं इनमें कुछ वो अजम्पशंस मानते हैं, उन अजम्पशंस के बेस पे जो लॉ लागू होते हैं। जैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब है, कहते हैं द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेन द सेम, कहते हैं ये अज्यूम करता है कि जो अदर थिंग है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। देयर शुड बी नो चेंज इन द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस, यानी कि अदर फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन देखा जाएगा। इफ़ हाउएवर एनी वन और मोर ऑफ द अदर फैक्टर, जैसे इनकम हो गई है, प्राइस हो गया सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का, कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, एडवर्टाइजिंग, आउटलेज एट्सेट्रा वेरी, द डिमांड में राइज इन स्पाइट ऑफ ए राइज इन प्राइस, और अल्टरनेटिवली द डिमांड में फॉल इन स्पाइट ऑफ फॉल इन प्राइस। कहते हैं कि जो अदर थिंग्स में अपन ले लेते हैं, जैसे अदर थिंग्स में हम लेके चलते हैं, इनकम हो गया कंज्यूमर की, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस हो गई है,
एडवर्टाइजमेंट आउटले हो गया, ये सारी चीज़ें का इफ़ेक्ट पड़ता है, डिमांड के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये लॉ सिर्फ तभी लागू होगा अगर ये चीज़ें सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ दो वेरिएबल्स को हम उठाएंगे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को। बाकी अदर थिंग्स को क्या माना जाएगा कि वो क्या है, कांस्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ चेंज, यानी कि ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ ये हमें डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ा, डिमांड कम। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये जस्ट क्वालिटेटिव है कि हमें डायरेक्शन बताती है। क्वांटिटेटिव में तो हम प्रोपोर्शन देख लेते हैं, 10% बढ़ गया प्राइस तो 20% डिमांड कम होगी। लेकिन ये जस्ट क्या बताता है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो इसलिए क्या बन गई है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बन गई है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन डिमांड कॉन्सिक्वेंटेड अपॉन द चेंज इन प्राइस। ये जस्ट हमें डायरेक्शन बताता है कि अगर प्राइस में चेंज आ गया तो डिमांड में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इट डज़ नॉट टेल द डिग्री ऑफ चेंज, कितने रेशियो में चेंज आएगा, किस डिग्री में चेंज आएगा, ये अपने को डिग्री नहीं बताता। इन अदर वर्ड्स द लॉ स्टेटेड दैट डिमांड विल राइज, कहता है डिमांड बढ़ जाएगी जैसे प्राइस कम हो जाएगा। इट डज़ नॉट स्टेट दैट हाउ मच राइज इन डिमांड, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो जाएगी, ये चीज़ें ये नहीं बताता। Thus the law of demand is not a quantitative statement, क्वांटिटेटिव नहीं है क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं बताई गई है, ये जस्ट क्वालिटेटिव है क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है। रिलेटेड विद टाइम, ये किससे रिलेट करती है, टाइम से रिलेट करती है। द लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम से ए डे और ए वीक, यानी कि टाइम से रिलेट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का। डिकेड है जो मतलब डिकेड के अंदर, तो मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है जो एप्लीकेबल होता है जो लॉ ऑफ डिमांड है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं क्योंकि जो भी लॉ बनाए जाते हैं कुछ ना कुछ वो मान्यताओं पे आधारित होते हैं, तो इस लॉ के भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर ये अजम्पशंस पूरी होंगी तभी है जो ये लॉ ऑफ डिमांड है जो लागू हो पाएगा। जैसे अजम्पशंस में क्या आती हैं, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी लागू होगा अगर अदर थिंग्स सेम रहेंगी। इट मीन्स जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को प्राइस के अलावा, उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ बताया गया है। डी एक्स यानी कि डिमांड किसकी, एक्स कमोडिटी की। एफ यानी कि फंक्शन। पी यानी कि जो प्राइस है, एक्स का मतलब कमोडिटी का। पी यानी प्राइस, आर मतलब रिलेटेड गुड्स का। वाई मतलब कि इनकम, जिसे हम इंग्लिश में यील्ड बोलते हैं कि इनकम कितनी है कंज्यूमर की। टी मतलब जो टेस्ट है कंज्यूमर का। ई मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है कंज्यूमर की। इन सबको कांस्टेंट माना जाता है। assumptions of the law of demand are that all the determinant of demand other than the price of x, यानी कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनको क्या मानते हैं हम, अनचेंज यानी कि कांस्टेंट मानते हैं। कौन कौन से होते हैं, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अपन मानते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स होती है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी सेम रहेगी। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो टेस्ट है उसकी प्रेफरेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। द कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। और जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन होती है नियर फ्यूचर में प्राइस को चेंज होने के रिगार्डिंग, वो भी कांस्टेंट रहेंगी। यानी कि कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो ये कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन उसको भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। देयर इज़ अ नो चेंज इन साइज, एज, कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो पॉपुलेशन। तो कहते हैं यहाँ पे जो साइज होता है, एज कॉम्पोजिशन होती है, जो सेक्स रेशियो होती है पॉपुलेशन की, उसको भी कांस्टेंट माना गया है। देयर इज़ अ नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, यानी कि जिस रेंज में जो गुड्स अवेलेबल है कंज्यूमर को, वो रेंज भी क्या मानी गई है, कांस्टेंट मानी गई है। देयर इज़ अ नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ द कमोडिटी, कहता है कोई चेंज नहीं आएगा जो इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी। देयर इज़ अ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज़ अ नो चेंज इन टैक्सेस, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें भी अपन ने कोई चेंज नहीं मानना, तभी ये लॉ है जो लागू हो पाएगा। देयर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशन, जो वेदर है मौसम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सारी अगर अजम्पशंस
लॉ ऑफ डिमांड की अगर कॉन्सेंट है तो हम सिर्फ रिलेशन देखेंगे प्राइस का और डिमांड का। अब प्राइस का और डिमांड का रिलेशन ही जो डायरेक्शन है जो बताया जाता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। तो इससे नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको कवर कराऊंगी कि इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बनता है एक्सप्लेनेशंस क्या है इसकी, और डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व क्या होते हैं, ये कवर ज़रूर कराऊंगी मैं आपको। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।